हेलो फ्रेंड्स। तो आज एक बार फिर हम लोग एक लंबे गैप के बाद फिर से एक दूसरे के आमने सामने हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बीच में सीटेट और केवीएस का एग्जाम अभी होने वाला है, तो उसी को लेकर उसी के रिगार्डिंग लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहा है और अभी भी चल रहा है। लेकिन हम लोग जो एनसीईआरटी का जो सिलसिला जो फ्री लेक्चर सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो उसमें आज एक बार फिर हम लोग क्लास 10th का जो इससे पहले 3 वीडियो आपका अपलोड किया जा चुका है, जो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है उससे। तो जब आप देखेंगे कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट एक अपने आप में बहुत ही एक होलिस्टिक अप्रोच के अपने आप में समेटे हुए हैं, ठीक है ना। तो जब आप देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, तो ये 3 लेक्चर जो हम लोग पहले कर चुके हैं उसमें बहुत कुछ बताया जा चुका है, ठीक है। उसी में आपका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो क्या था, एजेंडा 2021 क्या था, आपका रियो डी जेनेरियो समिट क्या था, जिसको पृथ्वी सम्मेलन भी बोलते हैं, वो क्या था, वो सब बताया जा चुका है। तो वो आप लोग जाके अपने प्लेटफॉर्म पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो ये फ्री लेक्चर सीरीज जो चल रहा है उसमें आज हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के बारे में, रिसोर्स प्लानिंग कैसे किया जाता है, मान के चलिए कोई भी रिसोर्स, ठीक है। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि रिसोर्स क्या होता है, ठीक है ना। जैसे आप ही हैं तो आप क्या हैं, अगर आपका रिसोर्स को हटा दिया जाए तो बस एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। लेकिन एज ए रिसोर्स आप कोई काम करते हैं और उससे कुछ प्रोडक्टिविटी आपका आने लगता है, तो आप क्या बन जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्स के रूप में जाना जाता है। इस संसार में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। मान कर चलिए पवन बह रहा है, पवन बह रहा है, लेकिन जब क्या पवन का कोई यूज नहीं है तो क्या वो रिसोर्स है? नहीं है। लेकिन उसी से पवन ऊर्जा बना दी, रिसोर्स बन गया, ठीक है। पानी बह रहा है, नदी में पानी बह रहा है, समुद्र में जाके मिल गया, क्या रिसोर्स है? नहीं। लेकिन उसी से इरिगेशन कर लिए, उसी से हाइडल पावर बना लिए, उसमें मछलियां पालन करने लगे, या उसका डिफरेंट यूज करने लगे, तो रिसोर्स बन गया, वाटर रिसोर्स करने लगे, ठीक है ना। तो देखिए आज उसी सिलसिला में हम लोग प्लान रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो सीरीज चल रहा है फ्री लेक्चर, उसमें रिसोर्स प्लानिंग के बारे में आज हम लोग समझेंगे कि जो रिसोर्स है उसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बोला जाता है ना कि कोई भी चीज है तो उसका प्लानिंग होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी होना चाहिए। जैसे आप ही पढ़ रहे हैं तो आपके लिए तो स्ट्रैटेजी होना चाहिए ना, कि एक दिन में क्या करना है, अगले दिन क्या करना है, एक सप्ताह, फिर महीना, क्या कैसे कैसे करना है। तो बिना प्लानिंग के साथ, बिना स्ट्रैटेजी के साथ आप अपने गोल को नहीं प्राप्त कर सकते। उसी तरह कोई भी प्रोडक्ट है या कोई भी थिंग्स है, जब तक उसको प्लान करके उसको उस तरीका से नहीं ढालते हैं, उस तरीका से नहीं बनाते, तो रिसोर्स है ही नहीं ना। तो देखिए रिसोर्स का प्लानिंग कैसे होता है हम लोग ये समझेंगे, ठीक है ना। देखिए कोई भी चीज है इस धरती पे, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, ठीक है ना। जैसे कि आपको पहले बहुत बार आपको लेक्चर से बताया कि महात्मा गांधी कहा करते थे कि इस धरती पे, इस आपका जो अपना धरती है, इसमें आपका हर एक चीज वो है मौजूद है जो एक आदमी की जरूरतों को पूरा कर सकती है। लेकिन हर एक आदमी की जरूरत पूरा कर सकती है, याद रखिएगा, इस संसार में जितने भी आदमी हैं हर एक की जरूरतों को पूरा कर सकती हैं, लेकिन ये 10 लालची लोगों का जो लालच है उसका पूरा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो जिस तरीका से अंधाधुन, आपको इसके पिछले लेक्चर में बताया था, जिस तरीका से अंधाधुन जो रिसोर्स का जो आपका डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिस तरीका से अंधाधुन उपयोग किया जा रहा है, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि रिसोर्स का प्लानिंग करें, उसे अकॉर्डिंग चले, ठीक है ना। तब जाके हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पा सकते हैं। तो देखिए रिसोर्स का प्लानिंग कैसे होता है। देखिए कोई भी चीज है, इस धरती पे बहुत कुछ है, ठीक है ना। लेकिन उस धरती पे बहुत कुछ होने के लिए क्या जरूरी होता है। देखिए मान के चलिए कोई भी एक यहाँ पे वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु, मान के चलिए पत्थर है, पत्थर, क्योंकि आप सब पत्थर देखे होंगे, तो पत्थर जो है वो ऐसे ही, मान के चलिए कि रोड में पत्थर फेंका हुआ है, क्या वो पत्थर को यूज है? लेकिन जब आपको कुत्ता दौड़ा दे तो क्या कीजिएगा, उसे उठा के मार देंगे आप, ठीक है। तो क्या वो आपका रिसोर्स बन गया, ठीक है ना। तो उसी तरीके से बहुत मतलब बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े पठार हैं, ठीक है, तो वो एज ए रिसोर्स नहीं है, वो पड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही उस पत्थर का यूज होना स्टार्ट हुआ,
यानी कि आपकी जरूरतों को पूरा करने लगा, तो क्या बन गया? रिसोर्स बन गया। ठीक है, तो वही है कि जब हम लोग कोई भी वस्तु को देखते हैं तो उसका इन्वेंशन होता है, इन्वेंट्री किया जाता है। पहले इन्वेंट्री किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि पत्थर है तो पत्थर मान के बहुत सारा पत्थर आप देखे होंगे, 2-4 पत्थर का नाम बताइए आप। ठीक है, जैसे कि आप बताइए पत्थर का नाम। आयरन ओर पत्थर है, बॉक्साइट आपका पत्थर ही है, बॉक्साइट पत्थर जिससे एल्युमिनियम बनता है। ठीक है, सोना जिस तरीका से क्या है वो सेडिमेंट्री रॉक से बना है वो। ठीक है ना, तो इस तरीके से बहुत कुछ है। मान के चलिए हम कोयला का वस्तु पत्थर आपने लिए तो सबसे पहले हम लोग कोयला को ले लेते हैं, कोयला, क्योंकि बहुत लोग जानते हैं कि पत्थर एज ए रिसोर्स नहीं है, लेकिन कोयला तो आप जान रहे होंगे ना, कोयला क्योंकि आपको पैसा से मिलता है कोयला। देखिए कोयला कहीं पे पड़ा हुआ है, कहीं भी पड़ा हुआ है कोयला। आप ऊपर से ये क्या है आपका धरती का एक क्रस्ट है। ठीक है, अब जब भी होता है कोयला क्रस्ट में ही होता है, नीचे में। ठीक है, लेकिन मान के चलिए कि आप जहां हैं, आप जहां कहीं भी हो, आप आप इमेज कीजिए कि आपके नीचे क्या है, कुछ नहीं है। ठीक है, जिस ग्राउंड में आप खेलते हैं वहां कुछ नहीं है, लेकिन कुछ दिन बाद पता चलता है कि वहां पे क्या निकल गया? कोयला निकल गया। ठीक है, तो कोयला कैसे निकलेगा? इन्वेंशन किया जाएगा ना, उसका इन्वेंट्री किया गया, उसको खोजा गया। तो जब कोयला को सबसे पहले क्या किया जाएगा? खोजेगा कि क्या यहाँ कोयला है कि नहीं है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग खोजेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम होता है वो इन्वेंशन होता है, यानी इन्वेंट्री किया जाता है उसका। जब इन्वेंशन हो जाता है कि हाँ यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना, इसके बाद उसको सर्वे किया जाता है। सर्वे किया जाने का मान के चलिए कि एक एरिया है, तो क्या ये सच में यहाँ पे है? ठीक है, ये सर्वे किया गया, यहाँ पे कोयला है तो कितना है? ठीक है, कैसे है? तो सबसे पहले हम लोग सर्वे करते हैं, वहां पे जाके लोगों से पूछा जाता है, वहां पे अपना बड़े बड़े मशीन ले जाकर वहां पे खोद कर उसके हटाकर उसे देखा जाता है कि क्या सही में है या नहीं है। तो सेकेंड उसका स्टेप क्या होता है? सर्वे किया जाता है। और सर्वे करने के बाद एक कंफर्म हो जाता है कि कोयला है, तो उसका क्या किया जाता है? मैपिंग किया जाता है। मतलब कि कहाँ कोयला इतना ही दूर में है, कहां तक है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जब भी आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ेंगे ना, तो उसमें हर एक चीज में बताया जाता है कि कितना लॉन्गिट्यूड कितना लैटिट्यूड पे ये मैप है। क्योंकि मैप को आप देखेंगे जब, तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये सब जानते हैं। तो मैपिंग किया जाता है किसी भी चीज के लिए कि क्योंकि आपको पहले ही बताया, कोई भी वस्तु रिसोर्स तब बनता है जब उसका उपयोग किया जाता है। मान के चलिए कि ये जो बाउंड्री है आपका, ये इतना में कोयला है, तो इसका मैपिंग करके हम लोग यहाँ इसको प्लान कर लिए कि हमें कोयला यहां से निकालना है। लेकिन जब मैपिंग ना हुआ और लगातार आप यहां तक छोड़ दिए, ऐसे यहां तक आप इसको निकाल दिए, यहां पे आपको कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो क्या ये आपका रिसोर्स बनेगा? नहीं बनेगा। दूसरी बात क्या, संसाधनों की बर्बादी होगा, उसमें लेबर लगेगा, उसमें आपका पेट्रोलियम लगेगा या वगैरह वगैरह बहुत कुछ लगता है। तो क्या होगा? क्या ये संसाधन है? तो नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग इन्वेंशन कर लिए, सर्वे कर लिए, फिर मैपिंग कर लिए। ठीक है, तो जब मैपिंग कर लेते हैं, तो मैपिंग करने के बाद हम लोग इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या है, कितना है, मात्रा क्या है उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्वांटिटी देखते हैं, क्वांटिटेटिव देखते हैं कि क्या मात्रा कितना है, हमें कितना इसमें कितना का संसाधन के रूप में उपयोग करना है, कितना को इसको आपको छोड़ देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? क्वांटिटी देखते हैं कि कितना क्वांटिटी है उसका। इसके बाद उसका क्वालिटी देखते हैं, ठीक ना, क्वालिटेटिव, यानी कि ये कितना है। ठीक है, ये देखते हैं। और क्वालिटेटिव में कि क्या क्वालिटी है उसका। मान के चलिए कोयला है, तो कोयला का कितना रूप होता है? पीट होता है, एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, लिग्नाइट होता है, तो इस तरीके से होता है ना। देखिए कोयला होता है, तो कोयला का प्रकार क्या है, यानी उसका क्वालिटी क्या है, उसी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही ना आप उसका इन्वेंशन करेंगे। जैसे आप पेट्रोलियम का आप एग्जांपल लीजिए, यहाँ पे पेट्रोलियम है, तो आपको पता है कि इसी पेट्रोलियम से आपका पेट्रोल भी बन रहा है।
क्या बन रहा है, पेट्रोल बन रहा है, ठीक है, डीजल भी बन रहा है, घासलेट भी बन रहा है, मीठी तेल घासलेट बन रहा है, ठीक है, उसी से आपका कोलतार भी बन रहा है, ठीक है, इसी से आपका मतलब कि क्या उसको बोलते हैं, फर्टिलाइजर बन रहा है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर। तो देखिए आपकी क्वालिटी आप चेक करेंगे तब ना, कहां से पेट्रोल निकालना है, फिर गैस निकालना है, ठीक है, डीजल निकालना है, घासलेट निकालना है, कोलतार बनाना है, फर्टिलाइजर बनाना है। तो देख रहे हैं ना कि एक ही चीज को कितने तरीका से हम लोग उसको डिफ्रेंशिएट करके उसका रिसोर्स के रूप में बना रहे हैं। कोई को फर्टिलाइजर का रिसोर्स बना दिए, किसी को पेट्रोल का बना दिए, किसी डीजल बना दिए, किसी घासलेट बना दिए, ठीक है ना। तो ये देखिए आप, तो आपका क्वांटिटी पहले देखा जाएगा, फिर क्वालिटी देखा जाएगा, इसके बाद में क्या एस्टिमेट लगाया जाएगा और मेजरमेंट किया जाएगा। एस्टिमेट लगाया जाएगा कि यहां से कितना, तो मान के चलिए कोयला है, तो यहां से 500 टन कोयला निकलेगा, 1000 टन कोयला निकलेगा, 1 लाख टन कोयला निकलेगा, ठीक है, एस्टिमेट लगा लिए। तो 1 लाख टन कोयला निकलेगा, तो उसके लिए कितना, तो हमें 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ का खर्चा होगा। 500 करोड़ खर्चा करेंगे तो हमको 1000 करोड़ आपका रिटर्न में आएगा। यानी इस तरीके से एस्टिमेट लगा लिया जाता है। उसके बाद में उसका मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट, आप टेलर पे गए हैं तो आपका जब आप शर्ट बनवाते हैं करते हैं तो उसका मेजरमेंट करता है, हर एक चीज का मेजरमेंट करता है। तो एस्टिमेट लगा के उसका मेजरमेंट करेंगे कि कहां से जुटाना है, कहां लाना है, कैसे करना है, उसका प्रोडक्शन होगा तो कहां यूज करना है, कहां भेजना है, कैसे करना है, ठीक है ना। तो सब कुछ मेजरमेंट में आपका हो जाएगा। तो देखिए रिसोर्स प्लानिंग का पहला आपका ये हो गया। जैसे कि आप बीपीएससी आप मेंस लिखने जा रहे हैं, यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं, और आपको पूछ दिया कि व्हाट इज द रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है। तो रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है, हाउ जैसे पूछ दिया, मान के चलिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि आप किसी भी संसाधनों का नियोजन कैसे करेंगे। मान के चलिए कि आप इंटरव्यू में गए या आप मेंस का आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आप पूछ दिया कि संसाधन और विकास क्या है, ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है। किसी भी रिसोर्स को किस तरीका से नियोजित करेंगे कि उसका अच्छा से अच्छा उपयोग किया जा सके। तो आप क्या लिखेंगे, बताएंगे ना कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो आपका 2 लेक्चर पहले जो फर्स्ट लेक्चर में है, तो वहीं पे आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद आप रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, तो आप बताएंगे कि रिसोर्स प्लानिंग में सबसे पहले उसका इन्वेंशन करेंगे, फिर सर्वे करेंगे, फिर मैपिंग करेंगे, फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रूप में देखेंगे उसको। आप इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बना के उसको आप दिखाएंगे, चाहे आप 10th क्लास का आप लिख रहे हो क्वेश्चन आंसर, या आप आईएएस पीसीएस कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो वहां पे आपको इसका जरूरत पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जब 10th क्लास का लिखेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे इस तरीके से मैपिंग करके वो बच्चा न दिखा सके। लेकिन जब आप पीसीएस का क्वेश्चन लिखते हैं, आईएएस का क्वेश्चन लिखते हैं, तो उस समय आपको इस तरीके से, क्योंकि वहां पे डिजाइन करना होता है, समय कम होता है, लिखना ज्यादा होता है, तो इस तरीके से आप डायग्राम बना के आप बना सकते हैं। आगे क्या है, प्लानिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो प्लानिंग स्ट्रक्चर किसी भी चीज का, आप प्लानिंग रिसोर्स में इन्वेंशन ये इतना तो कर लिए आप। तो अब क्या हुआ कि जो आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इतना सारा स्ट्रक्चर बना, उसका प्लानिंग कैसे करेंगे, कोई भी चीज का प्लानिंग का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो देखिए एप्रोप्रिएट विथ, यानी कि आप हर एक चीज को समझते हुए आप उसका स्ट्रक्चर सेट कर रहे हैं कि हाँ मुझे पहले ये करना है, पहले ये करना है, पहले ये करना है, बाद में ये चीज होगा, ठीक है। तो देखिए, तो एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास टेक्नोलॉजी होना चाहिए। ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ऐसे भी जानते हैं कि कोई भी एग्जाम लिखने के लिए एनसीईआरटी को ही बेस माना जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, यानी कि किसी भी रिसोर्स का प्लानिंग करने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कैसे हो जाता है बताइए। तो देखिए, मान के चलिए कोई पेट्रोलियम निकला, कहाँ निकला, तो जो कहीं पहाड़ है या कोयला निकला जहां पे पठार है, यानी कि प्लेटू है। तो जब तक उसको कोयला को अंदर से निकालने के लिए आपके पास ड्रिल नहीं होगा, टेक्नोलॉजी नहीं होगा, कैसे करेंगे। आज इंडिया में कोयला का, पेट्रोलियम का आपका डिमांड ज्यादा क्यों है,
क्योंकि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं बोल रहा कि टेक्नोलॉजी है ही नहीं, लेकिन जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो होता है ना, उसका अभाव है। आज देखिए अमेरिका क्या कर रहा है, सेल गैस निकाल के पूरा विश्व पे राज कर रहा है। पेट्रोलियम, आपका मिडिल ईस्ट से पेट्रोलियम लेना बंद कर दिया है। क्यों? अब आज देखिए कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर बना हुआ है वो। क्यों बना हुआ है? क्योंकि वहां पे सेल गैस का खोजने के लिए वो टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुका है। इंडिया में भी आपका देखिए केजी बेसिन हो गया आपका, ठीक है, आपका केरला देखिए, केरला में आपका थोरियम इतना सारा, उसका रिसोर्स का यूज नहीं हो रहा है। क्यों? ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। आपका हिमालयन रीजन में बहुत सारा सेल गैस है, उसको क्यों नहीं निकाल पा रहा है? ड्यू टू लैक ऑफ आपका टेक्नोलॉजी। यानी कि टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस आपका किसी भी प्लानिंग को, रिसोर्स को प्लान करने के लिए टेक्नोलॉजी बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे क्या है? स्किल। टेक्नोलॉजी मिल गया, आपके पास स्किल ही नहीं है। ठीक है, आप मान के चलिए आप बाइक ले लिए, आपको चलाना ही नहीं आ रहा है, स्किल ही नहीं है। तो जब स्किल नहीं है तो क्या बाइक लेकर क्या करेंगे? टेक्नोलॉजी लेकर क्या खचाट थोड़ी डालेंगे आप। ठीक है, यानी कि आपके पास स्किल होना चाहिए, तभी टेक्नोलॉजी आपका काम देगा। अगर टेक्नोलॉजी है, आपके पास स्किल नहीं है, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं। वाइस वर्सा दोनों हो गया ना। ठीक, देखिए अब इंस्टीट्यूशनल सेटअप मान के चलिए कि किसी भी चीज को खोजना है, उसको चलाना है, मार्केटिंग करना है, बिजनेस करना है उसको, तो ये क्या इंस्टीट्यूशन का एक सेटअप होना चाहिए। जैसे कि मान के चलिए आज पेट्रोलियम भारत में खोजा जा रहा है, उसका चलाया जा रहा है, कौन कर रहा है? ओएनजीसी है ना। तो ओएनजीसी जो एक सरकारी जो संस्था है, कंपनी है, तो जब तक इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं होगा, क्या हम आप जाके पेट्रोलियम का खुदाई कर सकते हैं, कोयला का खुदाई कर सकते हैं? और करेंगे इंडिविजुअल कितना करेगा? ठीक है, आप देखें ना कि इमरजेंसी जब लगा था 1975, उसके पहले जो आपका कोयला जो था वो भी तो आपका प्राइवेट टाइप से ही था। हाँ, 1975 में ही, 1975-70 के दशक में ही तो वो नेशनलाइज हुआ ना। ठीक है, तो आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखिए, आप कोयलांचल मूवी देखिए, इस सब में क्या धनबाद का कहानी बताया गया है, देखिए आप, पता चलेगा वहां पे क्या है। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप बहुत जरूरी है। अब ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप कौन करेगा? या तो दो ही करेंगे, या तो आपका गवर्नमेंट करेगी या प्राइवेट सेक्टर करेगी। तो गवर्नमेंट करेगी तो क्या, वो पब्लिक इंटरप्राइजेज हो गया, और जो प्राइवेट होगा वो प्राइवेट लिमिटेड हो गया। तो इस तरीका से आप अगर ये दोनों मिल गए तो आपका पीपीपी, ट्रिपल पी, ठीक है ना, गाड़ी वाला पीपी नहीं, ट्रिपल पी। तो ये देखिए ये क्या हो गया आपका, ट्रिपल पी हुआ। तो इंस्टीट्यूशनल सेटअप बहुत जरूरी है किसी भी प्लान को, मतलब रिसोर्स का प्लानिंग करने के लिए। ठीक है, देखिए और जब आप इतना कर लेते हैं तो ही आपका नेशनल डेवलपमेंट में रिसोर्स का इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है ना, यानी कि कोई भी वस्तु जब रिसोर्स के रूप में जब सामने आ जाता है, रिसोर्स बन जाता है वो, तब जाके वो नेशनल डेवलपमेंट में आता है। क्योंकि आज थोरियम है ना, बस बार बार एग्जांपल आपको थोरियम का, सेल गैस का रिसोर्स में देता हूं इसलिए क्योंकि आप इससे अवेयर हैं। और जब आप अवेयर हैं तो क्या आज थोरियम का यूज हो रहा है इंडिया में? नहीं हो रहा है। आप सलाइन वाटर देखिए, समुद्री जल के बारे में, एक क्या रिसोर्स नहीं है समुद्री जल, बहुत बड़ा रिसोर्स है, लेकिन वो पीने के पानी के रूप में क्या रिसोर्स बन रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे नमक का मात्रा बहुत ज्यादा है, और नमक का मात्रा बहुत ज्यादा है तो उसको साफ करके सप्लाई वाटर के रूप में बनाकर आपका जनता तक, यानी भारत के लोगों तक पहुंचाने के लिए उसका कोस्ट ऑफ बेनिफिट है बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा। यानी कि उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्स, बहुत ज्यादा पैसा की जरूरत है। तो क्या रिसोर्स बन पा रहा है? तो पीने का रिसोर्स नहीं बन पा रहा है। अब आज देखिए भारत में कितने लोग आपको पानी के अभाव में अपनी जान दे देते हैं, खेती बाड़ी नहीं कर पाते, कृषि नहीं हो पाता। ठीक है ना, तो क्या नेशनल डेवलपमेंट में वो सलाइन वाटर का यूज कर पा रहा है? नहीं। अब देखिए आपका ग्रीन इकोनॉमी की बात नहीं कीजिए यहाँ पे। ग्रीन इकोनॉमी जो मतलब समुद्री मछली हो गया, वहां पे जहाज ले जाया जाता है, ये सब नहीं। वो रिसोर्स है, समुद्री जल जो है रिसोर्स है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे एग्रीकल्चर और आप पीने का पानी के रूप में आप देखिए तो उसका यूज नहीं हो पा रहा है। तो क्या रिसोर्स नहीं है। यानी कि कोई भी वस्तु जब रिसोर्स बनता है
तो वो रिसोर्स प्लानिंग के साथ में आके आपका नेशनल डेवलपमेंट में जुड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए आज अगर थोरियम का यूज होने लगे तो भारत का पेट्रोलियम पे निर्भरता कम हो जाएगी। आज रसिया से, रूस से, मिडिल ईस्ट से लगातार तेल मंगा रहा है, और आपको पता होगा कि जीडीपी का आप सबसे बड़ा खर्च किस पे होता है आपका, तो पेट्रोलियम पे, आयात पे होता है। ठीक है ना, और सेकेंड में सोना है, गोल्ड है। ठीक है, तो देखिए नेशनल डेवलपमेंट हम लोग समझ गए, यानी कि रिसोर्स का प्लानिंग अच्छा से होगा तो नेशनल डेवलपमेंट में आपका पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। और अगर रिसोर्स का अच्छा से प्लानिंग ना होके अब उसका यूज नहीं हो रहा है तो नेशनल डेवलपमेंट को उसका यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट हम लोग किए। इस तरीके से आप जब भी क्वेश्चन आंसर लिखें तो आप इसको उसमें एड ऑन करें। ठीक है, अब आपको देखते हैं ये ओवरऑल, यानी कि वर्ल्ड का कहीं भी आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का रिसोर्स प्लानिंग होगा तो इतना आप लिख देंगे, आपका आंसर अच्छा बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कहा इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे हो रहा है, क्या, क्यों, क्या दिक्कत है, क्या अच्छा से हो पा रहा है? तो नहीं, देखिए आपको पता है कि इंडिया 200 साल तक गुलाम रहा, 200 सालों तक गुलाम रहा है इंडिया। ठीक है, इसके बाद में अंग्रेज लगातार एक्सप्लॉइट करते रहे। ठीक है, यानी अपनी जरूरतों के अनुसार यहाँ के संसाधनों का यूज करते रहे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध से लेकर 1947 तक आप देखेंगे तो अंग्रेजों ने सिर्फ भारत को लूटने का ही कोशिश किया। हालांकि बहुत कुछ दिए और रिसोर्स के मामले में इंडिया को बहुत आगे देकर गए, बहुत कुछ देकर गए, लेकिन जो एक्चुअल में जो देना चाहिए, रियलिटी जो होनी चाहिए, वो तो अंग्रेज लेके चले गए। ठीक है, तो जैसे कि देखिए जब यहाँ पे कोलोनाइजेशन जो था, जब कोलोनाइजेशन चल रहा था तो उस समय क्या हो रहा था कि इंडिया का जो कुछ भी था वो लेकर जा रहे, यहां से ब्रिटेन लेके जाया जाता था, और ब्रिटेन में उसका संसाधन बना के इंडिया में लाके बेचा जाता था, जिसका प्रॉफिट किसको होता था, आपका अंग्रेजों का होता था। ठीक है, तो जैसे कि देखिए, जैसे कि अंग्रेज स्टार्टेड विथ फर्स्ट 5 ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, इसी में आप देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग इसे देखते हैं, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लैक ऑफ, क्योंकि इंडिया में जब रिसोर्स प्लानिंग अच्छा से नहीं हो पा रहा है तो आखिर क्यों, लैक ऑफ यूज, बिकॉज यानी कि यहाँ का रिसोर्स का यूज नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग नहीं हो पाया, उसके पीछे कारण क्या क्या था। तो देखिए हम लोग यहाँ पे आएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे अंग्रेज 1757 का बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उसके बाद आए, और जब 1764 में 65 में आपका बक्सर का युद्ध होता है, और बक्सर का युद्ध होने के बाद यहाँ के नवाब को पूरी तरीके से हराकर और अंग्रेज अपने अंडर में आपका सत्ता कर लेते हैं। भले नवाब बैठा दिया जाता है मीर जाफर को, लेकिन वो अपने अंडर में सारा का सारा संसाधनों पे कंट्रोल कर लेते हैं। कहां, तो बंगाल, उड़ीसा और अवध। ठीक है, तो कर लेते हैं, बिहार सॉरी उसी में आता है। तो उस समय से जो एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट होता है तो यहाँ का जो सबसे पहले क्या जाता है, तो यहाँ का एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे आप इंडस्ट्रियलाइजेशन। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहां होता है, यूरोप में होता है। ठीक है, तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब यूरोप में होता है तो फिर क्या होता है वहां पे कि इंडिया से आपका यहाँ पे जो कच्चा माल जो होता था ना, वो रिसोर्स के रूप में ले आकर वहां पे यूज करते थे। जैसे कॉटन यहां से ले जाते थे। ठीक है, कॉटन इंडिया से ले गए, वहां पे कपड़ा बनाए, फिर कपड़ा को लाके इंडिया में बेचे। तो क्या इंडिया को बेनिफिट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहां से जब गया, इंडिया से जब गया तो सस्ते दर पे खरीद कर ले गए। यहां से ले गए ब्रिटेन में, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी कम नहीं लगता था, कम होता था, ले गए। जब वहां से आया तो इंडिया में इंपोर्ट करने के लिए उस माल पे इनका जो एक्साइज ड्यूटी होता था बढ़ा देते थे, उसका
जो इंपोर्ट ड्यूटी होता था वो बढ़ जाता था। और जब इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगा तो मान के चलिए कि जो कुर्ता यानी शर्ट 100 रुपए का आता था, उस पर इंपोर्ट ड्यूटी 12% लगा के उसको 112 रुपया बना के, और जब प्रॉफिट होता था तो 120 रुपया में बेचा जाता था। अब यही 100 रुपया का शर्ट इंग्लैंड में आपका बनाने में 50 रुपया होता था। तो देखिए 70 रुपया का यहाँ पे 70 रुपया 70 रुपीज का यहाँ पे बेनिफिट हुआ करता था। और जब बेनिफिट होता था तो ये संसाधन के रूप में कहां यूज होता था? ब्रिटेन में, न कि इंडिया में। ठीक है ना, जब हम हिस्ट्री कोलोनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इसके बारे में अच्छा समझेंगे। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले कॉटन, जूट, आपका कॉफी, टी, मसाला, ये सब एग्रीकल्चर ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो यहाँ का संसाधन कॉटन वगैरह ले जाकर यूरोप ले जाया गया और वहां संसाधन के रूप में यूज करके वहां इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दे दिया गया। अब इंडिया को कमजोर कर दिया गया। ठीक है ना। उसी तरीके से देखेंगे कि आपका प्रशासनिक व्यवस्था भी यहाँ पे चौपट करके, जब अंग्रेज जा रहे थे तो इंडिया पाकिस्तान को बांट कर चले गए। ठीक है ना, इंडिया पाकिस्तान को बांट कर चले गए। और बहुत सारा, जैसे चाइना का आप देखिए, एलएसी का आज मुद्दा बना हुआ है। हमेशा चाइना इंडिया में आकर और इंडिया का सैनिक वहां के सैनिक में दोनों में झड़प होता है। क्यों? क्योंकि इंडिया मैकमोहन रेखा को मानता है और वो एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी को मानता है। अब इसी वजह से हमेशा टकरार हो रहा है। देखिए हाल फिलहाल में भी यहाँ पे झड़प हुआ है। ठीक है, तो इस तरीका से जब यहां से अंग्रेज जा रहे थे तो इंडिया को पूरी तरीका से आपका एक्सप्लॉइट कर दिए थे। बहुत सारा हर एक संसाधन ले गए थे। जब बोला जाता है ना कि आप लोग कहानी सुने होंगे या कई सुने होंगे कि जब ब्रिटेन, जब आप एक सीरीज, एक मूवी है, आप लोग नेटफ्लिक्स पे आप लोग देख लीजिएगा कि इंडिया और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो क्या कहानी हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन को उसमें दिखाया गया है। ठीक है ना, कैसे हुआ था। तो उस तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करके चले गए थे। बोला जाता है कि 65,000 रुपया पाकिस्तान को मिला था। किस लिए? तिरपाल। किसके लिए? तो तिरपाल के लिए। जब आप लोग मूवी देखेंगे आप लोग पता चलेगा कि चम्मच का बंटवारा कैसे होता है दो देशों के बीच। आटा चावल का बंटवारा कैसे? अगर एक बोरी है तो उसमें 70% इंडिया को दिया जाता है, 30 मतलब 100 किलो में 70 किलो इंडिया को दिया जाता है, 70 किलो पाकिस्तान को दिया जाता है। 50 चम्मच है तो आपका 1/3 करके मान के चलिए जितना भी होता है, मतलब मान के चलिए 40 को इंडिया को, 30 इंडिया को दिया जा रहा है तो 20। जब आप देखेंगे ना तो रियलिटी आपको पता चलेगा कि बंटवारा कैसे हुआ था। तो देखिए यही कोलोनाइजेशन उसको एक्सप्लॉइट करके चला गया था। जब इंडिया पाकिस्तान अलग हुआ तो क्या हुआ? जूट का मिल और जूट का बहुत सारा खेती बांग्लादेश चला गया, जो कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। कॉटन की जितने भी मिलें थी, कॉटन का जितना भी क्षेत्र था वो कहां चला गया था? आपका पश्चिमी पाकिस्तान, यानी कि आज वाला सिंध बलूच वाला जो रीजन था। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका कोलोनाइजेशन एक्सप्लॉइट किया, बहुत ज्यादा किया। तो सबसे पहला आपका कारण ये रहा। उसके बाद क्या होता है कि जब कोलोनाइजेशन तो बर्बाद करके गई, इसके बाद क्या हुआ कि आगे आपका और जब भारत आजाद हुआ तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया। सोवियत संघ से आपका प्रेरणा देके लाया गया था कि भारत एक समाजवादी देश है और समाजवाद में रहने के लिए आपको क्या चाहिए कि हर एक किसी को हक देना, हर एक किसी की जरूरतों को पूरा करना है। ठीक है ना। इसीलिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान की पहला ये 5 साल में 5 वर्षों में पहला 5 ईयर, तो यहां पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर, ठीक है, यानी कि ताकि कृषि को, ठीक है ना, कृषि को प्राथमिकता दिया गया। तो क्यों दिया गया? हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां आएंगे। बस इतना जान लीजिए कि भारत के पास गरीबी, बेरोजगारी और खाने के लिए मतलब अनाज भी नहीं था। इसलिए सबसे पहले एग्रीकल्चर पे आपका जोर दिया गया। अब यहीं पे जितने भी बड़े बड़े जो आप बहुउद्देशीय परियोजना देख रहे हैं, दामोदर घाटी बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नांगल जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना ये 5 ईयर प्लान में लाया गया था। ठीक है। तो रिसोर्स का प्लानिंग सबसे पहले एग्रीकल्चर को दिया गया, क्योंकि भारत जो दूसरे देशों पे डिपेंडेंट था खाने के लिए, कम से कम खाने की निर्भरता दूसरे देशों पे कम किया जाए, उसी का यही आप आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंस करने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में लाया गया था।
ठीक है ना। तो जब हम लोग इकोनॉमी या एग्रीकल्चर पढ़ेंगे तो वहां पे देख लेंगे, या अगर आपको ये पढ़ना है तो आप 8 क्लास का जो इस पे एग्रीकल्चर जो चैप्टर पढ़ाया गया उसमें सब बताया गया है, आप लोग चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में आप लोग 8 क्लास में देख लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मतलब कि जो इंडिया फर्स्ट 5 ईयर प्लान लाया गया, वहीं से प्लानिंग शुरू कर दिया गया था। जैसे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कृषि को दे दिया गया, सेकेंड 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को दे दिया गया, ठीक है। तो प्लानिंग इंडिया में रिसोर्स का जो प्लानिंग था वो अच्छा से क्यों नहीं हो पाया? तो सबसे पहले एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कोलोनाइजेशन, दूसरा टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। जब इंडिया आजाद हुआ था ना तो उसके पास टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं था, बहुत कम टेक्नोलॉजी था। इस वजह से जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ही तो बहुत कम टेक्नोलॉजी था, तो बड़े बड़े डैम नहीं बनाए जा सकते थे, या ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, बहुत चीज का इन्वेंशन नहीं हुआ था। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का हमेशा अभाव रहा, और जो अभाव चला से आज तक। यूरोपियन देश को देखिए, आज कोयला निकालने के लिए एक टेक्नोलॉजी है, देखिए इंडिया के पास इतना कोयला होते हुए भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो पा रहा है, थोरियम का यूज नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो टेक्नोलॉजी का कमी है, यानी कि इंडिया में टेक्नोलॉजी का कमी है। ऐसा नहीं कि टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कमी है, इसलिए संसाधनों का अच्छा से प्लानिंग नहीं हो पा रहा है। दूसरा देखिए बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में। आप चाहे जिस रूप में जाइए, कल्चरल होता है से, सोशल होता है से, सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, आपका रीजनल डाइवर्सिटी, आपका कास्टीज में देखिए, या डिफरेंट धर्म है यहाँ पे, ठीक है ना। या आप देखिए कहीं राजस्थान है तो कहीं पे आपका सुंदरवन का डेल्टा है, कहीं हिमालय है तो दक्षिण में आपका समुद्र है। तो देख रहे हैं डाइवर्सिटी कैसा है। मान के चलिए सेल गैस आज मिल गया है आपका शिवालिक में, तो क्या शिवालिक से निकालने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी है? तो टेक्नोलॉजी का अभाव हो गया। बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, तो बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि जहां पे सेल गैस है वहां पे पत्थर पहाड़ है, जहां थोरियम है वहां पे आपका निकालने के लिए उचित टेक्नोलॉजी नहीं है। तो देख रहे हैं ना, कहीं थोरियम है तो कहीं सेल गैस है, कहीं पवन ऊर्जा बनाया जा रहा है तो कहीं पे आपका सौर ऊर्जा, ठीक है। यानी कि राजस्थान में कृषि नहीं किया जा सकता है, आपका जो इंडियन प्लेन है वहां पे कृषि किया जा सकता है। तो देखिए डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा डायवर्सिटी होने की वजह से ही आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन पूरा इंडिया में नहीं चलाया जा सका। तो देखिए आज क्या जो नॉर्थ का जो स्टेट्स हैं जैसे हरियाणा, आपका राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज प्रोडक्शन में सरप्लस हैं। वहीं विदर्भ चले जाइए, आपका मराठवाड़ा में चले जाइए, वहां पे अकाल है, किसान आत्महत्या तक कर रहे हैं। क्यों? ड्यू टू बायोडायवर्सिटी, ठीक है। उसी तरीके से देखिए आपका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। भारत में पॉपुलेशन जिस तरीका से बढ़ा, जो बोला जाता है ना कि 1921 को विभाजक वर्ष बोला जाता है, और इंडिया में 1960 से 70 तक इसको मतलब क्या बोला जाता है, बूम करना। जो आपका जनसंख्या था लगातार बूम किया हुआ है। देखिए वर्ल्ड का सेकंड पोजीशन पे इंडिया है जनसंख्या के मामले में, और अब 2-4 साल में चाइना को पीछे करके पूरा वर्ल्ड में फर्स्ट होने वाला है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रॉफी जीतने वाला है। तो पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से यहाँ के लोगों के पास न तो ज्यादा एजुकेशन मिल पाया, और न ज्यादा आपका मतलब कि ज्यादा नहीं, गरीबी यहाँ पे लगातार व्याप्त रही, और गरीबी व्याप्त होने की वजह से रोजगार कम मिला, और रोजगार कम मिला तो उसका डिपेंडेंसी कहां पे चला गया? तो एग्रीकल्चर पे चला गया। और जब एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी चला गया तो एग्रीकल्चर पे क्या हो गया? लगातार दबाव बढ़ता चला गया। दबाव तो बढ़ता चला गया लेकिन प्रोडक्शन कम होता गया, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ने से जो एग्रीकल्चर का जो लैंड था उसका फ्रेगमेंटेशन होना स्टार्ट हुआ, बंटना स्टार्ट हुआ। जहां पे जिसके दादाजी के पास 1 एकड़ जमीन था, आज उसके मतलब कि दादाजी पोता पर पोता आते आते आपका 1 कट्ठा भी नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हुआ।
और जब गरीबी रहेगा तो आप अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएंगे, और जब अच्छा शिक्षा नहीं ले पाएंगे तो अच्छा स्किल नहीं मिल पाएगा, और जब अच्छा स्किल नहीं मिल पाएगा तो आप किसी भी रिसोर्स का प्लानिंग अच्छा से नहीं कर सकते हैं। आप अगर टेक्नोलॉजी ले आते हैं लेकिन पॉपुलेशन के पास स्किल नहीं है, क्या आप टेक्नोलॉजी चला पाएंगे? नहीं चल पाएगा। तो पॉपुलेशन लगातार बढ़ता चला गया, इसके अकॉर्डिंग एजुकेशन मिला और न उस तरीके से हेल्थ मिला। आज भी देखिए कि बहुत सारे आपका 10th क्लास का बच्चा है, वो 4-5 का मैथ नहीं बना पाते अच्छा से इंग्लिश नहीं पढ़ पाते। क्यों? लैक ऑफ एजुकेशन। तो पॉपुलेशन का आप लोग समझ चुके होंगे कि पॉपुलेशन का जो दबाव है बहुत ज्यादा है। लिटरेसी अभी बताया, ठीक है, पॉपुलेशन ज्यादा है, लिटरेसी कम है, और जब लिटरेसी कम होगा तो किसी भी टेक्नोलॉजी का आप नहीं चला सकते हैं, आप उस इन्वायरमेंट को नहीं समझ सकते हैं, और जब नहीं समझ पाइएगा तो फिर वैसा मानव संसाधन आप क्रिएट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। बैकवर्ड रीजन जैसे बिहार झारखंड बीमारू राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, ये वाला जो रीजन है ना, इसको सब बीमारू राज्य बोलते हैं। यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है, लेकिन उसका यूज नहीं है, बहुत कम यूज है। वही आप साउथ में चले जाइए, तो वहां देखिए हर एक चीज का सिस्टमैटिक ढंग से यूज होता है, सिस्टमैटिक ढंग से वहां पे लोग एजुकेशन, हेल्थ सब चला रहे हैं। ठीक है ना। तो बैकवर्ड रीजन, बहुत ज्यादा बैकवर्ड रीजन आज भी देखिए, जब आप साउथ में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, तो वहां का जो लोग है ना, वो कल्चर से बंधे हुए हैं। कल्चर से बंधे होने की वजह से आपका रिसोर्स का प्लानिंग अच्छा से नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। आप इतना सोच सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारे जन अभी रेलवे से जुड़ा नहीं है, अभी सिक्किम में रेलवे पहुंचा नहीं है। तो देख रहे हैं ना, बायोडाइवर्सिटी तो पहला रीजन है, लेकिन बैकवर्डनेस आप चले जाइए साउथ के रीजन में चले जाइए, तो जैसे कि देखिए आप न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट के नाम सुने होंगे। क्या? न्यूट्रिनो प्रोजेक्ट, अगर ये इसका खोज हो जाए तो हमारे जो साइंटिफिक जगत है, ठीक है ना, जो वैज्ञानिक जगत है, वहां पे बहुत बड़ा मतलब एक इन्वेंशन होगा, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या इसको तमिलनाडु का थेनी डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे न्यूट्रिनो को क्या कंजर्वेशन, जो वहां के लोग थे या कुछ जो दबाव समूह थे, इसको बंद करवा दिए। बहुत जगह पे आदिवासी का जनसंख्या होने की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। तो क्या हो रहा है? बैकवर्ड रीजन, ठीक है ना, वो रीजन बैकवर्ड होने की वजह से वहां पे संसाधनों का उपयोग नहीं हो पा रहा है इंडिया में। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल इशू, ठीक है ना, इंस्टीट्यूशनल इशू ये है कि सरकार, जैसे आज मान के चलिए जीएसटी आ गया, ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी, लेकिन जीएसटी को भरने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां हुई कुछ दिन, या आज भी प्रॉब्लम फेस किया जा रहा है। ठीक है, सरकार अच्छा से नीतियां नहीं बना पाती है। जैसे झारखंड की बात कर लीजिए, 22 साल हुआ, कितना नौकरियां मिली? हाँ, आज यहाँ के लोग बेरोजगार पड़े हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग बेरोजगार आज घूम रहे हैं। क्या मानव संसाधन यूज हो पाया? यहाँ का जो एसएससी संस्था है, जेपीएससी संस्था है, या कहीं भी किसी भी राज्य का जो संस्थान है, क्या उचित तरीका से मानव संसाधन का यूज कर रही है? नहीं कर पा रही है। ठीक है ना। तो जब नहीं कर पाएगी तो इंस्टीट्यूशनल जो सेटअप है ना, इंस्टीट्यूशनल इशू, आप इसी को रिसोर्स में लगा दीजिए। यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स नहीं कर पा रहा है, यूज नहीं कर पा रहा है। उसी तरीका से बहुत सारा ऐसा कुछ है जो रिसोर्स का यूज नहीं कर पा रहे हैं। इंस्टीट्यूशनल सेटअप, रेड टेपिज्म, देखिए यहाँ पे रेड टेपिज्म मतलब एक फाइल है आपका, एक कहावत है, लॉर्ड रिपन था शायद, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन मान के चलिए कि यहां बैठा हुआ था, उसका जैसे कि जाने रहे हैं कि क्या था, गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो यहां पे बैठा हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन वहां बैठा हुआ है, और उसी के ऑफिस का एक सामने में एक टेबल था, इस टेबल पे एक फाइल पड़ा हुआ था, ठीक है। इस फाइल को इस तरीके से कर 7 टेबल से होते हुए आपका कर्जन तक पहुंचा, और ये फाइल सोच लीजिए कि वो मेन कमरा में बैठा हुआ है, और उसका गेट पे ही, गेट वाला जो कमरा होता है ना, वहां पे एक फाइल पड़ा हुआ है। इस फाइल को पहुंचने में उसको 15 दिन का टाइम लगा, 15 डेज का टाइम लगा। तो वही कर्जन पूछा कि जब एक
फाइल यहाँ पे पड़ा हुआ था वो तुरंत 5 मिनट में मेरे पास आ सकता था, और वो 15 दिन में मेरे पास घूम कर आया। इसका मतलब क्या है? तो आप समझ लीजिए, इसी को रेड टेपिज्म बोलते हैं। यानी रेड टेप, लाल फीताशाही। मतलब कि पहले क्या होता था ना कि अब तो टेक्नोलॉजी हो गया, या बहुत सारे अभी देखे होंगे कि लाल बही खाता रहता है, ठीक है ना, जैसे इन्वेलप होता है, तो उसमें करके उसको लाल पत्ता से बांधा जाता था, इसीलिए उसको रेड टेपिज्म बोला जाता था। तो रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। कोई भी कोयला का इन्वेंशन करना है, जैसे क्या, देखिए आपको बहुत लेटेस्ट एग्जांपल आप देते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था। कौन सा? भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया था, तो अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि मान के चलिए जिसका कॉस्ट आप 20 रुपया, सीमेंट का 20 रुपया, ये एक बोरा सीमेंट का दाम 20 रुपया था, अब आज उसका 400 रुपया हो गया। देखिए ये प्रोजेक्ट तो उस समय निकला, लेकिन देखिए आज कितना 380 रुपया का गैप हो गया ना। ये 380 रुपया कौन भरेगा? सरकार देगी? टेंडर तो निकल चुका है, टेंडर निकल चुका है। तो वही होता है, रेड टेपिज्म की वजह से बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है आज पास कर दिए गए, लेकिन उसे इंप्लीमेंट होने में 2 साल लग जाता है। और 2 साल में जोड़ लीजिए कि इन्फ्लेशन कहां पहुंच गया। तो 100 करोड़ का कोई प्रोजेक्ट है और उसको लागत अब 1 साल बाद बनाने में उसको 120 करोड़ लग गया। 100 करोड़ से 120 करोड़ लगे, तो 20 करोड़ का जो गैप होने की वजह से क्या होता है कि संसाधन को जिस तरीका से करके रफा दफा किया जाता है। ठीक है, देख लीजिए कितना पुल गिर रहा है, कितना डैम टूट रहा है। देखिए आज सब यही कारण है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। आपको बताया जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लिटरेसी कम हो रहा है। लिटरेसी कम होने की वजह से आपका एजुकेशन अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। एजुकेशन नहीं मिल पाएगा तो क्या होगा? लोग अच्छा से स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे, और जब स्किल डेवलप नहीं होगा तो आपका ह्यूमन रिसोर्स, जो ह्यूमन है वो रिसोर्स के रूप में आप काम नहीं कर पाएगा। कोई भी ह्यूमन रिसोर्स के रूप में यूज नहीं हो पाएगा। आज बहुत बड़े, आप देखिए पीएचडी किया हुआ लड़का आज जाके चपरासी का नौकरी में जाने के लिए तैयार है, उसका फॉर्म भरा रहा है। तो आप ये सोच सकते हैं कि आप पीएचडी किया हुआ लड़का, एमबीए किया हुआ लड़का आज 5,000 10,000 की नौकरी के लिए यहां से वहां दौड़ रहा है, क्या उसका एज ए रिसोर्स यूज हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है। क्योंकि जो ये लड़का एमबीए किया है वो कहीं ना कहीं से किया, तो वो क्या प्लानिंग कर सकता है, वो किसी भी बिजनेस को आगे ले जा सकता है। लेकिन बिजनेस जहां से चलेगा वहां पे वैकेंसीज नहीं है, और वैकेंसीज भी है तो वहां तो पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या चपरासी बन रहा है? तो क्या जो एक चपरासी के लिए मान के चलिए प्यून होता है, उसके लिए मैट्रिक का जो क्वालिफिकेशन एसेंशियल होता है। अब उसमें पीएचडी का लड़का भर रहा है, तो वो भी तो जो प्यून का जो काम है वही करेगा ना। ऐसा थोड़ी है को प्लानिंग कर देगा किसी चीज का। तो ये सब जो होता है ना, जो इंडिया में जो प्लानिंग का जो लैकनेस चल रहा है, कमजोरी चल रहा है ना, वो इसका ये बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, तो देखिए रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का, रिसोर्स प्लानिंग के लिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिसोर्स प्लानिंग पढ़े पहले, इसके बाद में रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़े। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि किस तरीके से कौन कौन से रिसोर्स हैं, जैसे लैंड रिसोर्स हो गया, वाटर रिसोर्स हो गया, तो उसके बारे में हम लोग आगे अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। अब कोई भी रिसोर्स है उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग अगला लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए, जब तक आप लोग इस लेक्चर को सुनकर अच्छा से समझने की कोशिश कीजिए, और अगर ये समझ में ना आए तो इसके पीछे का जो लेक्चर है ना उसको आप पहले देखिए, इसके बाद आप इसको समझिए, तो एक सीक्वेंस में चलेगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में दूसरा टॉपिक के साथ में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद आप सबको।